हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो फर्स्ट टेस्ट था उसका सॉल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और यदि आपने अभी तक हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हुआ है, उसमें मैंने फर्स्ट टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किए थे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मैं पूरा ट्राई करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू आवर चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। और जो हमारे फ्रेंड्स इसको बहुत दिन बाद देख रहे हैं, या फिर जिन्होंने मैं ऐसा सोचता हूँ कि आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 1.5 ईयर के बाद ये ओपन कर दी जाएगी सभी के लिए, तो आपके पास टेस्ट नहीं है कि कौन सा पेपर है या कौन सा नहीं है, किसका सॉल्यूशन है ये, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अभी तो ये प्राइवेट है आई थिंक, तो डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, बट आफ्टर डेट जब ये पब्लिकली की जाएगी देन आपको डिस्क्रिप्शन में सारे पेपर्स वगैरह को दे दिया जाएगा, जिससे आप इजीली आपको ये जो सॉल्यूशन वीडियो है वो समझ में आए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन वीडियो। मेरे पास क्वेश्चंस हैं, आप अपना पेपर ओपन कर सकते हैं। यदि आप पेड मेंबर्स हैं तो आपके पास पेपर होगा आपके ईमेल पे। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट वीडियो में एक सिली जो चीज़ हो गई थी मेरे से, उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। आफ्टर डेट वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 25। ओके, तो आई थिंक आपने ये चीज़ पॉइंट आउट की या नहीं की, या देखी या नहीं देखी, बट सेकंड बैच में कुछ बच्चों ने इसको पॉइंट आउट किया और ये बहुत अच्छा भी है कि आपने देखा है ये चीज़। ओके, तो चलिए मैं इसको सही भी कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो द क्वेश्चन इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट के लिए कह रहा है, और आपको ये ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन आपको दे रखा है 1+1/n की होल पावर n, और ये आपका n बराबर 1 से इन्फिनाइट। तो ध्यान रखिए इस सीक्वेंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता है दिस सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू ई। यदि आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आप वैसे आती होगी, दिस इज़ वेरी इजी सीक्वेंसेस। ठीक है, कभी भी इस टाइप की सीक्वेंस होती है तो आप देख लीजिए, कुछ नहीं करना होता है आपको। यदि इसकी कन्वर्जेंस मतलब ये चीज़ कन्वर्जेंट तो है ये, और कन्वर्ज कहाँ पे करते हैं वो कैसे आपको पता चला ये ई पे कन्वर्ज कर रही है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये कन्वर्जेंट है या नहीं ये आप कैसे चेक करेंगे, ये एनी आइडिया अबाउट इट? तो आप कोई सा भी टेस्ट लगा के इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्स कैसे ये ई पे हो गई ये मेरे को कैसे पता चला वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप ऐसी इस टाइप की सीरीज जो 1+x⁻n टाइप की सीरीज होती हैं, उसे आप n टेंस टू इन्फिनिटी पे आप चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं e⁻n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये जो मल्टीप्लाई है वो nx का कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वही किया गया है। तो n से 1/n कट जाएगा, देन 1 बचेगा, देन e⁻1 इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी दिस पॉइंट पे, और 1 पे तो ये बेसिकली ये है ही। तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। अब ये कन्वर्जेंट है या नहीं तो वो आप टेस्ट से अप्लाई कर सकते हो, और बहुत ईजी है, कोई इशू नहीं है। तो वे ये बेसिकली एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। देन हम सेकंड पे आते हैं, जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है तो -1 टू द पावर n एंड इसको जो रनिंग है वो n बराबर 1 टू इन्फिनाइट है। ओके, तो एक ये आपको सीक्वेंस दी गई थी, बट मैंने लास्ट वीडियो में आपसे ये कह दिया दिस सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बट दिस इज ए रॉन्ग वे, क्योंकि ये सीक्वेंस दी गई है। आप ध्यान रखिए कि अल्टरनेटिंग सीक्वेंस जो है वो मे और मे नॉट भी कन्वर्जेंट होती है आपको, तो इस वजह से ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग है। और मैं आपको अभी कर देता हूँ ये चीज़, आई थिंक ये चलिए ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, चलो अभी देखते हैं इसे। तो बेसिकली ये जो सीक्वेंस है वो आपका कन्वर्जेंट नहीं है, बट मैंने लास्ट वीडियो में ये कह दिया दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और आफ्टर डेट मैंने कहा कि वो दोनों रॉन्ग होंगे, बट दिस इज अ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। वाई? बिकॉज दिस इज एन अल्टरनेटिंग सीक्वेंस, और अल्टरनेटिंग सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्जेंट नेसेसरली नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होई। ठीक है, और बेसिकली ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होती भी नहीं है। ओके, तो आपको क्या करना था, आपको जो ढूंढना था वो ढूंढना था आपको ऑप्शंस में नॉट कन्वर्जेंट। ओके, नॉट कन्वर्जेंट, तो नॉट कन्वर्जेंट आप जब ढूंढोगे और ये सीक्वेंस आपने बता दी कि ये नहीं है, तो दिस इज द ट्रू ऑप्शन।
क्या ऑप्शन, ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और आफ्टर डेट बेसिकली हमने इसको कन्वर्जेंट क्यों कह दिया था, मैंने इस वजह से कह दिया था, मैंने इसके बाद जो सी ऑप्शन है वो एक सीरीज का ऑप्शन है, लाइक समीशन बन के आएगा, ठीक है। तो उसी का दिमाग में रह के मेरे को ये लगा कि दिस इज द माइनस टू द रेज़ टू द पावर n अपॉन n, तो ये सीरीज जो होती है ये कन्वर्जेंट होती है, आप सभी जानते हैं भाई, डिरिचलेट टेस्ट, बाई लेबनीज रूल से ये आप बता सकते हो कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज। तो उसी का थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स हो गई थी, बिकॉज दिस इज ए सीक्वेंस बट दिस इज ए सीरीज। तो सीक्वेंस में ये कन्वर्जेंट नहीं होता है, बट सीरीज में ये कन्वर्जेंट हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पता ही होगी, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। और ये आई थिंक नीचे ऊपर नहीं हो रहा है, तो मे बी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़, वाई दिस इज हैपनिंग। यस होना यार, ओके। तो मैं नया पेज ले लेता हूँ, अभी नहीं हो रहा है तो कोई इशू ही नहीं है फिर। तो सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको सी ऑप्शन दे रखा है 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू डॉट डॉट डॉट, और इसको मैं जो ले जा रहा हूँ वो 1/n स्क्वायर तक ले जा रहा हूँ। यहाँ पे जो n है वो 1 to इन्फिनिटी में मूव कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं यही कह रहा था कि ये जो सी ऑप्शन था वो 1/n स्क्वायर टाइप का लिखा था, और आप सभी जानते हैं दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सिमिलरली बेसिस पे जो डी ऑप्शन आपको दिया गया है वो ये दिया गया है 2 रेज़ टू द पावर n अपॉन n रेज़ टू द पावर n, ठीक है। और इसको भी n बराबर 1 to इन्फिनिटी पे कन्वर्ट कराया जा रहा है, मतलब लाइक टेंस कराया जा रहा है, ओके। तो ये सीक्वेंस आपको दी गई है, और आप चेक कर सकते हैं भाई रेशियो टेस्ट, और सिंपली आप कहेंगे कि सर इस पे तो पावर है, तो हम कॉची टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कॉची लगा सकते हैं। और कॉची या कॉची लगाओ चाहे आप रेशियो लगाओ, दोनों से आप पाओगे दिस सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो पूछा गया था आपको कि नॉट कन्वर्जेंट कौन सा है, बट दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। देन यू से कि जो फर्स्ट जो ये क्वेश्चन है जिसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, जो आपका नॉट कन्वर्जेंट आया था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। आई थिंक ये चीज़ आपकी इतना कुछ इशू होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए द क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं अब हम लोग, जिसको हम लोगों को करना है बेसिकली, ठीक है। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार, ये क्या हो रहा है, आई डोंट नो अबाउट, ऐसे होता था ये, है ना, ओके। तो अब मेरे को बार बार पेज बदलना पड़ेगा आई थिंक, ओके। तो लेक 13 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, बट इधर की ओर क्यों नहीं आ रहा है, नीचे का साइड आ रहा है, बट हाउ दिस इज हैपनिंग। चलिए ठीक है, नहीं आ रहा है तो अब नहीं आएगा, और क्या कर सकते हैं। ओके देन वी मूव ऑन द 13 नंबर क्वेश्चन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एंड आपको 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, ठीक है। तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ फटाफट, द देयर एग्जिस्ट ए इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट ए इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है ये, ठीक है, ये सेट, देयर एग्जिस्ट ए इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में 13 के कि देयर एग्जिस्ट ए इन्फिनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या कोई ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है जो इन्फिनाइट हो और बाउंडेड भी हो, ठीक है। और आपको बी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, और ये सेम चीज़ लिखी हुई थी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में था, मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट था, आपको दो स्टेटमेंट दिए गए थे। फर्स्ट में आपको कह रहा था देयर एग्जिस्ट ए इन्फिनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, और द सेकंड में कह रहा था देयर डजंट एग्जिस्ट। तो आप यहाँ से क्लियरली बता सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया, ये थोड़ा सा माइंड को घुमाने का है। हम लोग जनरली सोचते क्या कि इन्फिनाइट है तो आर का क्यू होगा, क्यू सी होगा, एन होगा, इनके बारे में सोचते हैं, बट आपने ये नहीं सोचा होगा इसको आप सीक्वेंस वे में आप ले जा सकते हैं। कैसे, मैं ले रहा हूँ 1/n फ्रॉम n बिलोंग्स टू n। तो ये बेसिकली देखिए आप ध्यान से, ये बाउंडेड है और इन्फिनाइट भी है, ठीक है। तो आप ऐसे हजारों सेट बना सकते हैं, जरूरी नहीं है ये 1/n, आप ऐसे निरे बना सकते हैं, ठीक है, जो बाउंडेड भी होगा और इन्फिनाइट भी होगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट के लिए ये फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू,
एंड द सेकंड इज फॉल्स, क्योंकि वो डजेंट एग्जिस्ट कह रहा है, तो एग्जिस्ट तो कर गया, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। तो यहाँ पे फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन आया वो आपका है ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये नीचे तो होगा नहीं, तो क्या ही कर सकते हैं। चलो इसको नीचे कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अब सही है, ये वाला हो जाएगा। ओके, अब दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को। ओके ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द 14 नंबर क्वेश्चन इज, तो 14 नंबर क्वेश्चन पे आप जैसे ही आएंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार हमारे साथ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है देयर डजंट एग्जिस्ट एनी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। बहुत ध्यान से देखिए, कोई भी चीज़ को मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा वो, देखिए कोई भी चीज़ आप कोई भी एग्जांपल या फिर कोई एंट्रेंस में बैठे हुए हैं और वहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप प्रूफ्स के साथ जा रहे हैं। मेरे को कुछ लोग पर्सनल मैसेज करते हैं, सर इसका रीज़न दीजिए, कैसे आपने कर दिया, आप इसका रीज़न दीजिए, आपको रीज़न देना है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आप हर क्वेश्चन के लिए आप रीज़न मांगो। रीज़न मांगोगे, बात सही है कि आपकी कि हाँ आपके पास रीज़न होना चाहिए, बट आपको जब कॉन्ट्रडिक्शन एग्जाम्पल मिल रहा है तो उसके लिए आपको रीज़न नहीं ढूंढ रहा है। वो बात सही है, फॉर योर नॉलेज आपको रीज़न पता होना चाहिए, बट आप रीज़न के पीछे पड़ जाओ, ये दिस इज़ नॉट ए गुड आइडिया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हाँ वो कॉन्ट्रडिक्शन एग्जाम्पल बना कैसे है, उससे वो कॉन्ट्रडिक्ट हो क्यों रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि ये प्रूव कैसे होगा, उसका रीज़न दीजिए, आपको प्रूव करना है। तो दिस इज़ नॉट ए करेक्ट गुड आइडिया। ठीक है, तो देयर डजंट एग्जिस्ट एनी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो सब सीक्वेंस ऑफ ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑफ ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है देयर डजंट एग्जिस्ट एनी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो आप जानते हैं -1 टू द पावर n आप ले लेंगे तो ये डाइवर्जेंट होती है। क्या इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है? बिल्कुल है, 1 और -1। ठीक है, ये दोनों हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये देयर डजंट एग्जिस्ट कह रहा है, तो इसका मतलब दिस इज ए फॉल्स ऑप्शन। बात समझ में आ गई? तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, हमारे पास डिस्कार्ड है कि हम एग्जाम्पल से डिस्कार्ड तो कर सकते हैं बट किसी चीज़ को हम ट्रू नहीं कह सकते, इसको ध्यान रखना आप लोग। अब बात की जा रही है कि सेकंड ऑप्शन में कि यदि कोई सीक्वेंस जो है वो मोनोटोन है प्लस बाउंडेड एबव है, ठीक है, तो क्या ये सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्जेंट होगी? इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ऑलवेज है, जो बाद में लगा था, और ये आपको बहुत देखना चाहिए था। ये ऑलवेज की वजह से ही ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हुआ है। कैसे? कोई सीक्वेंस आप मोनोटोन ले लीजिए, लाइक एन ले लिया, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अपलोडिंग मेरा थोड़ा सा लैपी में प्रॉब्लम्स है, थोड़ा हैंग करता है, तो मे बी उसी की वजह से लास्ट ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट बिकॉज ऑफ लैपी प्रॉब्लम्स वॉल्यूम रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो इस वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा अगेन ड्रॉ करना पड़ रहा है और सब रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मोनोटोन प्लस बाउंडेड एबव कहा जा रहा है, तो मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूँ एन। एन आप जानते हो ये बाउंडेड बिलो तो है, और मैं कह देता हूँ ये बाउंडेड बिलो एबव भी है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबव भी है, देन वी से दिस इज कन्वर्जेंट। ओके ना? बट मोनोटोन के साथ यदि कोई बाउंडेड एबव है, कोई सीक्वेंस है और वो बाउंडेड एबव भी है और इंक्रीजिंग है, मतलब लाइक मैंने इसको तो बनाया अपनी जैसा, बट आप एक चीज़ याद रखिए, कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और उसको आप कह रहे हो कि वो बाउंडेड एबव है, ठीक है, ओके, तो ये हमेशा कन्वर्जेंट होती है। ओके, बट यहाँ पे मैंने ये तो नहीं कहा कि इंक्रीजिंग होनी चाहिए, नहीं ना, तो हम मोनोटोन की जगह हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेना, फिर कैसे रहेगा? हम डिक्रीजिंग ले लेते हैं, डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड एबव, क्या ये कन्वर्जेंट बनेगी? आप बताइए। ये कन्वर्जेंट नहीं बनेगी, बिकॉज क्योंकि आपके पास डिक्रीजिंग के लिए बाउंडेड बिलो चाहिए। समझ में आ रहा है? आप बाउंडेड यहाँ से नहीं बता सकते कि ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी भी है कि नहीं। आप कोई भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस ले लीजिए -n टाइप की, और वहाँ से आप देखिए, कभी नहीं आप बता पाओगे कि ये बाउंडेड होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए फॉल्स ऑप्शन। ओके, वाई? बिकॉज
आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस में तो ये कन्वर्जेंट फॉलो कर देगी, बट जब आप डिक्रीजिंग सीक्वेंस लोगे तो वहाँ पे आपको बाउंडेड बिलो चाहिए होता है, बाउंडेड एबव नहीं। ओके, और यहाँ पे ऑलवेज लगा है तो ऑलवेज की वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी आई थिंक। और चलिए, तो अब बात करते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन कह रहा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो अभी मैंने ऑप्शन लिया था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, क्या ये कन्वर्जेंट है, नहीं है। ठीक है, तो ये तो सिंपली डिस्कार्ड हो गया। तो आपने ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तीनों को डिस्कार्ड कर दिया, देन योर आंसर इज डी ऑप्शन, जो कि नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 15 पे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं और आई होप आपको पसंद भी आ रहे होंगे। तो लेट आपको ए एन दिया गया है 2 की पावर n प्लस एन स्क्वायर, और आई थिंक आप मेरे साथ पढ़ भी रहे होंगे। और ये लेस देन सॉरी एंड आपको ए एन ही दी गई है, और 3 प्लस माइनस रेज टू द पावर n एन स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 1, और इसके लिए दिया गया है n इज ग्रेटर देन 100। ओके, देन आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन ट्रू हैं। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ से आप फर्स्ट ऑप्शन को मैं ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है, आप ऑप्शन मेरे साथ पढ़ लीजिएगा। ए एन इज ए कॉची सीक्वेंस, देन द सेकंड ऑप्शन इज ए एन इज अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को, देखिए कॉची सीक्वेंस यहाँ से होगी या नहीं होगी ये तो हम अभी इतनी जल्दी नहीं क्लियर कर पाएंगे। हाँ, मतलब जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है वो यहाँ से अभी हाल क्लियर कर सकते हैं, बट मैं सेकंड ऑप्शन पे पहले आ रहा हूँ बिकॉज हम सेकंड ऑप्शन की तरफ पहले डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, वो ये कह रहा है कि ए एन जो है वो अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, जब ए एन अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो हमें ये पता होना चाहिए बाउंडेड है या अनबाउंडेड। देखिए ए एन, जब हम एन की वैल्यू 100 से कम लेते हैं या फिर 100 के इक्वल लेते हैं, देन द वैल्यू ऑफ ए एन इज दिस, ऊपर वाला। और आप देख सकते हैं दिस इज बाउंडेड बिकॉज एन बराबर 1 पुट करो, एन बराबर 100 पुट करो, दिस इज बाउंडेड। ओके, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बट इशू यहाँ नीचे वाले में है जब आप एन की वैल्यू 100 से ग्रेटर देन ले लेते हैं। आप 100 से ग्रेटर देन 101 से लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो इसको प्रॉब्लम कहाँ है, इसको प्रॉब्लम है इन्फानाइट पे। ठीक है, तो इन्फानाइट पे जब इसको हम देखेंगे तो बेसिकली इसको तो कोई इशू नहीं है, 3 को इशू है इसको। तो आप, ये आपका टास्क है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका आपको वैल्यू निकालना है एन स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। तो बेसिकली ये जो टाइप बन गया वो इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट बन गया। तो यहाँ पे आप एल लोपिता रूल या फिर एल हॉस्पिटल रूल जो आप चाहो वो लगाओ, और इसका आंसर आप जब देखोगे तो 0 आ रहा होगा। तो दिस इज योर टास्क कि आपको कैसे करना है। लिमिट का क्वेश्चन है, सिंपली आप 12th स्टैंडर्ड कह सकते हो इसे। ठीक है, तो आई थिंक आप निकाल लोगे। तो अब बात करते हैं क्या पे। तो बेसिकली इस इन्फिनाइट पे भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। डेट मीन्स आप क्या कहोगे, दिस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो इसका मतलब आपका जो बी ऑप्शन कह रहा था कि ए एन इज अनबाउंडेड सीक्वेंस वो रॉन्ग हो गया। एंड वो ये कह रहा था सी ऑप्शन है ए एन के पास हैज़ एग्जैक्टली 3 लिमिट पॉइंट्स। तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि इसके पास जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, ओनली 1 है। तो दी सी ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स, ये बी कर लीजिए, बी इज़ फॉल्स बिकॉज ये अनबाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड है। सी ऑप्शन फॉल्स क्यों हो गया, क्योंकि इसके पास 3 लिमिट पॉइंट्स नहीं है। 3 लिमिट पॉइंट है बट 3 लिमिट पॉइंट्स नहीं है। ओके, एंड डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है आपसे कि ए एन हैज़ 2 कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो आप ध्यान से देखिएगा, ए एन के पास 2 कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हैं वाई। यदि हम एन की इवन ले लें, एन को ऑर्डर ले लें, तो वहाँ से आप 2 कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस बना सकते हैं। बट ये कह रहा है कन्वर्जिंग टू 2 डिफरेंट लिमिट्स। बट ये आप जानते हैं कि ये जो कर रहा है कन्वर्स 0 को कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट लिमिट्स तो करेगा नहीं, दोनों क्या करेंगी, 3 को ही कन्वर्ट करेंगी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी फॉल्स हो गया। यदि ये कहता सेम लिमिट पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाता। तो रिमेनिंग, देखिए हमने वी ऑप्शन को गलत कह दिया, सी को गलत कह दिया, डी को गलत कह दिया, तो रिमेनिंग जो ऑप्शन बचता है वही ट्रू होगा। इट्स क्लियर ना। तो बेसिकली आपको देखना है कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। यदि आप फर्स्ट को सीधा नहीं देख पा रहे तो आप सेकंड सी डी पे जाएं, वो आप इजीली कर पाएंगे। आप देखिए, आपने इतनी चीज़ें आपने ली, अब यहाँ से आप डायरेक्टली या तो ऐसे कह दो 3 ऑप्शन रॉन्ग है 1 ऑप्शन इज ट्रू, या फिर अदरवाइज आप उसको भी एक सिंपली इतनी चीज़ें जैसे निकाली, इसी से क्लियर हो जाएगा क्या कि ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, पहली बात। दूसरी बात,
ये आप कन्वर्जेंट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो यूनिक लिमिट्स पे कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और यूनिक लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है तो वो क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। और जब कन्वर्जेंट हो जाती है तो वो कॉची हो जाती है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मैंने सारे ऑप्शन आपको वन बाय वन डिस्कस किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड तो इस क्वेश्चन का जो 15 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर हुआ वो हुआ ए ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन। और आपको दे रखा है जो क्यू है वो कंटेंट करती है ए में, ए कंटेंट करता है आर में, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट ट्रू। तो बेसिकली आप लोगों की गलतियां बहुत ज़्यादा इसी चीज़ पर रही हैं। तो आप लोगों ने देखा नहीं कि आपको ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है या फिर नॉट ट्रू बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है ए इज़ ओपन। ए इज़ ओपन, तो आपको बताना है देन ए इज़ आर। वो ये कह रहा है यदि मैं ए को ओपन ले लूँ तो क्या ए जो है वो आर ही होता है बेसिकली। तो आप एक ऐसा सेट बनाइए ओपन जो इस कंडीशन को तो फॉलो करे बट वो आर ना हो। तो क्या आप सोच पा रहे हैं इसको। तो ए को आप कैसे बनाए जिसमें क्यू कंटेन करें, लाइक क्यू पूरा कंटेन कराएंगे तो देखिए उसको ओपन भी दिखाना है। तो आप कि क्या सोच पा रहे हैं। इसका मतलब यदि आप उस सेट में इरेशनल निकाल दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको ओनली क्यू को कंटेन कराना है। ठीक है, तो देखो मेरे दिमाग में आ गया। आई थिंक आप पॉज करके सोचिए थोड़ा। चलिए मैं बनाता हूँ। तो माइनस इन्फिनाइट से मैं लेता हूँ एक का रूट ए नहीं, क्योंकि फिर वो आर्बिट्रेरी बहुत सारे निकल जाएंगे। तो मे बी आप यहाँ से लीजिए √3 ले लो चलो, और यूनियन √3 से इन्फिनाइट ले लो। ठीक है, तो बेसिकली ये सेट ए है। आप देख सकते हैं इस पूरे सेट में ये पूरा सेट बेसिकली आर ही है। यदि आर में से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं √3 को। तो ध्यान से देखो इस पूरे सेट में क्यू जो है वो कंटेंट कर रहा है ए में। ए इज़ दिस सेट, ध्यान से ए इज़ दिस सेट, और ये सेट पूरा आर में कंटेंट कर रहा है। यदि मैं उससे एक इरेशनल नंबर √3 को बाहर निकाल दूंगा तो ये सेट बेसिकली आर ही था, क्योंकि हमने √3 निकाल दिया। तो अब ये सबसेट हो गया आर का, बट दिस इज नॉट इक्वल टू आर। बट इसमें क्यू कंटेंट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें कंडीशन गिवन थी वो हमारी सेटिस्फाइड हो गई। अब हमें बेसिकली ये देखना है क्या ये ओपन है। तो बिल्कुल दिस इज ओपन, दिस इज ओपन, देन द यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन। तो आप कह सकते हैं कि दिस सेट ए इज ओपन। तो क्या ये फिर लगातार देन ए इज इक्वल टू आर, तो ए आर के तो इक्वल नहीं है। देन वी से दिस ऑप्शन इज अ फॉल्स ऑप्शन। आपको आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ हियर कि ये फॉल्स हो गया। अब बात आपसे कह रहा है वी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में कह रहा है ए इज क्लोज्ड। तो ए इज क्लोज्ड, देन ए इज इक्वल टू आर। तो ए इज़ क्लोज, ए इज़ क्लोज का मतलब क्यू ए में कंटेंट कराओगे आप, और ए इज़ कंटेंट इन आर। तो ये आपको कंडीशन दी गई थी। तो आप ध्यान से देखो, जब जैसे ही आपका क्यू ए में कंटेंट करा और आपने कहा ए इज़ क्लोज्ड, ए इज़ क्लोज्ड का मतलब कि क्यू ए के जो सारे एलिमेंट्स है, यहाँ पर ऐसे समझो, ए इज़ क्लोज्ड का मतलब लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज़ कंटेंट इन ए, और ए में पूरा क्यू कंटेंट कर रहा है। इसका मतलब ए में लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू कंटेंट करेगा। इस दिस इम्प्लाइज लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर, आर ए में कंटेंट करेगा। तो जब ए जो है वो सबसेट है आर का और आर ए में कंटेंट कर रहा है, डेट मीन्स ए इज इक्वल टू आर। तो इसको तो आप ज़्यादा डेफिनेशन से जा रहे हैं, तो डेफिनेशन क्लोज सेट की जो डेफिनेशन होती है उससे आप जाएंगे तो ईजिली आपको मिल जाएगा कि ए इज इक्वल टू ही आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो दिस इज अ ट्रू ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं करने को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन पे आते हैं। वो ये कह रहा है कि ए इज़ अनकाउंटेबल। ठीक है, और देन ए इज़ क्लोज्ड, देन ए इज़ क्लोज्ड। तो क्या आप सोच पा रहे हैं कि कोई अनकाउंटेबल सेट हो वो क्लोज ना हो। तो बिल्कुल सोच पाएंगे। ए इज़ अनकाउंटेबल विच इज़ क्यू सी। बात समझ में आ रही है। तो ए इज़ अनकाउंटेबल। ओ आप ऐसे नहीं देख सकते। यदि आप क्यू सी लेंगे तो ये फॉलो नहीं करेगा कंडीशन को, तो इसे आप छोड़िए। आपको कौन सी कंडीशन फॉलो करानी है, क्यू इज़ कंटेंट इन ए, ए इज़ कंटेंट इन आर। ठीक है, तो अनकाउंटेबल लेना है, बिल्कुल ले सकते हैं। मैं ऐसे ले लूँ, ऐसे ले लेता हूँ। देखो क्यू यूनियन क्यू सी, और क्यू सी लाइक क्यू सी पूरा नहीं लेंगे अदरवाइज आर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करिए, पूरा क्यू सी ले लीजिए और माइनस कर दो √a, और फॉर a बिलोंग्स टू n।
ठीक है, और तो सारे आ ही रहे होंगे। तो इस सेट को भी आप जब देखोगे ना तो ये अनकाउंटेबल है। बात समझ में आ रही है? मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बना दिया है। चलो मैं कुछ सिंपल सा बना देता हूँ, चलो कुछ नया बना देता हूँ। देखो क्यू यूनियन, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यूसी में से आप क्यूसी का बेसिकली इरेशनल नंबर आते हैं, मैं उसमें से कौन से नंबर घटा देता हूँ, रूट टाइप के। ठीक है, तो रूट टाइप के ए नंबर्स को घटा देता हूँ, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम। बात समझ में आ गई? तो इतने नंबर्स को हटा देता हूँ तो नो इशू एट ऑल। पर ये अभी भी ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल हुआ। और जब अनकाउंटेबल है, क्या ये क्लोज्ड है? नहीं है, बिकॉज इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो बेसिकली आर है। बात समझ में आ रही है? वो इसके अंदर कंटेंट नहीं करेगा, तो नॉट क्लोज्ड। तो इसके लिए तो बहुत चॉइसेस थी आपके पास। ठीक है, तो ये कोई से भी आप कर लो। बात समझ में आ गई आपको? मैंने क्या किया कि रेशनल नंबर्स में इरेशनल नंबर का एक छोटा सा सेट लगा था। आप जानते हो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। मैंने कुछ इरेशनल नंबर उसके सेट से निकाल लिए फाइनाइट टाइम्स, क्योंकि मैं एन से ले रहा हूँ चॉइसेस, तो फाइनाइट निकाल लिया। पर अनकाउंटेबल में से आप काउंटेबल निकालोगे तो भी आपको अनकाउंटेबल ही मिलेगा, तो यूनियन बेसिकली अनकाउंटेबल हो गया, और अनकाउंटेबल सेट है ये। ओके, और आप जानते हो क्यू यूनियन में आ रहा है, और क्यू का लिमिट पॉइंट्स ही आर हो जाता है, तो क्यू सी और मिल रहा है तो उसका भी आर ही होगा। तो इट मीन्स दिस सेट इज नॉट क्लोज बिकॉज आर इज डजेंट कंटेन इन दिस सेट। ओके, देन वी मूव ऑन द डी ऑप्शन। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही है, मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहा हूँ। तो डी ऑप्शन में आप देखेंगे ए इज काउंटेबल, तो ए इज काउंटेबल, और उसके बाद आपसे कह रहे हैं देन ए इज क्लोज। तो ये भी ऑप्शन आप फॉल्स कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ, आई थिंक आपको ये दिख नहीं रहा होगा। ए इज काउंटेबल देन ए इज क्लोज। तो बेसिकली आपको क्या लेना था, क्यू इज कंटेंट इन ए, तो बेसिकली मैं ले लेता हूँ क्यू इज यूनियन रूट टू। बात समझ में आ गई? तो ये तो काउंटेबल है ना, ये काउंटेबल है, और इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो बेसिकली आर है, तो ये क्लोज्ड नहीं होगा, नॉट क्लोज्ड। बिकॉज ये क्लोज क्यों नहीं है? क्योंकि आर जो है वो इस आर जो है वो कंटेंट नहीं करता ए में। बात समझ में आ गई? क्योंकि क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती है, उसके लिमिट पॉइंट्स उस सेट में कंटेन करनी चाहिए, नहीं होता है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन। अब मैं आता हूँ 17 नंबर पे, फटाफट फटाफट करते हैं हम लोग अब। और दिस इज ऑल्सो ए नाइस क्वेश्चन विच इज फ्रॉम सीक्वेंस। तो ए ऑप्शन आपको दिया गया था कि समेशन ए एन इज डाइवर्जेंट, और एंड ए एन जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंसेस है। देन आपको बताना है कि समेशन ए एन अपॉन वन प्लस ए एन जो है वो भी डाइवर्जेंस करेगी। ये आपका प्रूफ फर्स्ट था, क्या ये ट्रू है? और आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 17 क्वेश्चन है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बताना है। यदि मैं वन बाई एन ले लेता हूँ, और बिकॉज दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज, तो मैं चूज कर सकता हूँ, और एवरी टर्म इज ए पॉजिटिव टर्म। तो यहाँ पे जब आप, सॉरी फ्रेंड्स, अब फिर से ये अपलोडिंग चल रही है, तो चलिए सही हो गया। तो वन बाई एन और अपॉन में वन प्लस वन बाई एन। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन बाई एन वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगा के, आप जानते होंगे कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ अपना स्टडी मटेरियल से आप पढ़िएगा। और ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट से आप जब इसे देखेंगे तो दिस इज कन्वर्सेस टू वन, ठीक है, और वन इज़ नॉट जीरो, तो ये सही है। और जब ये नॉन जीरो क्वांटिटी आ जाती है तो इसका नेचर और इसका नेचर, दोनों का नेचर सेम हो जाता है, और आप जानते हैं दिस इज डाइवर्जेंट। तो बेसिकली यहाँ से तो आपको कुछ मिला नहीं, क्योंकि ये डाइवर्जेंट ही लाना था और डाइवर्जेंट ही आ रहा है। तो अभी इसको थोड़ा सा रिमेनिंग रखिए, मैं दूसरे ऑप्शन पे चलता हूँ। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया था बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या था कि समेशन ए एन जो है वो और बी एन जो है, जो समेशन ए एन है बी एन है वो दोनों डाइवर्जेंट हैं। तब आपको बताना है कि समेशन ए एन प्लस बी एन जो है वो क्या होगी, सॉरी बी एन जो होगी वो डाइवर्जेंट है क्या, ये आपको बताना है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, मतलब समेशन ए एन समेशन बी एन दोनों डाइवर्जेंट हैं, देन समेशन ए एन प्लस बी एन जो है वो डाइवर्जेंट होगी। तो इसके लिए आप देखो, डाइवर्जेंट लेना है तो मैं वन बाई एन ले लूँ, इसके लिए डाइवर्जेंट है, एंड मैं इसके लिए ले लूँ माइनस वन बाई एन, दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इनका समीशन करना चाहता हूँ, तो विसिल वन बाई एन माइनस वन बाई एन हो जाएगा। क्या ये डाइवर्जेंट है? नहीं है, बिकॉज दिस इज ए कन्वर्स टू जीरो और विच इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये वो ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स ऑप्शन हो गया। बात समझ में आ रही है? आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जरूरी नहीं है यही एग्जाम्पल लो, दिस इज योर चॉइस।
मेरे को जैसा मतलब कॉन्ट्रडिक्शन बन पा रहा है मैं वैसा बना रहा हूँ, आप अपना बना सकते हैं, नो इशू एट ऑल। तो देन द थर्ड ऑप्शन इज ए एन जो है वो आपका है एंड बी एन जो है वो आपका है डाइवर्जेंट है, ठीक है। एंड देन आपको करवाना है कि समीशन ए एन प्लस बी एन जो है क्या वो कन्वर्ज करेगा। तो आप देखिए एक बहुत ध्यान से चीज़ समझिए, मैंने ऊपर इसी स्टेटमेंट को उसमें कहा गया था कि यहाँ पे उसका डाइवर्जेंट था, मतलब सेम चीज़ बी ऑप्शन जो था सेम चीज़ था, बस लास्ट में डाइवर्जेंट लिखा था। तो हमने वहाँ एग्जांपल से ये कह दिया कि ये कन्वर्जेंट आ गया और वो फॉल्स हो गया। तो अब आप ऐसा मत करना कि उसी एग्जाम्पल से आप ये कह दो वो कन्वर्ज आ तो गया था तो ये ट्रू हो गया, नहीं। किसी भी एग्जाम्पल से आप ये नहीं कह सकते कि ये ऑप्शन क्या है, ट्रू है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल के थ्रू हम ऑप्शन को गलत बताते हैं, ट्रू नहीं बताते। अब आपका एक और चीज़ आएगा कि सर हमने पहले क्वेश्चन में तो जो फर्स्ट ऑप्शन था वो हमने ट्रू बताया था एग्जाम्पल के थ्रू ही, कि नहीं उसमें हमने किया क्या था, या फिर इसी ऑप्शन में हमने पहला वाला हमसे एग्जाम्पल पे हुआ नहीं तो हमने रुक गए। क्यों? क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे थे कि हमने 3 ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया तो बचा हुआ ट्रू होगा, ये हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। हम ये नहीं कर रहे थे कि उस ऑप्शन से या फिर किसी एग्जाम्पल पर्टिकुलर एग्जाम्पल से उसको ट्रू कर रहे थे, नहीं, हम ऑप्शन डिस्कार्ड करके उसे ट्रू कह रहे थे। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो हर चीज़ का एक मीनिंग है। तो यहाँ पे भी आपको लेना है, ये डाइवर्जेंट है और इसको कन्वर्जेंट कीजिएगा डाइवर्जेंट, ठीक है। तो 1/n ये ले लिया, ये डाइवर्जेंट हो गई, इसको भी मैंने फिर से 1/n ले लिया, ये भी डाइवर्जेंट हो गई। अब इसको ऐड करना जरा, तो 1/n प्लस 1/n विच इज 2/n, क्या ये डाइवर्जेंट नहीं है? तो विच इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, बट आपको कह रहा था कन्वर्जेंट होती है, तो दिस इज ऑल्सो ए फॉल्स ऑप्शन। तो बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, और यदि आपने नहीं देखा है तो दोबारा देख लीजिए, ओके। तो आई थिंक अब आप पॉज करके देख लेना। चलिए, तो डी ऑप्शन पे बात करते हैं। तो डी ऑप्शन आपसे कह रहा था कि ए एन जो है वो कन्वर्ज कर रही है और बी एन जो है वो डाइवर्ज कर रही है, और आपसे कह रहा था कि समीशन ए एन प्लस बी एन जो है वो क्या कर रही है, वो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से फिर से वही रूल ध्यान से, कन्वर्ज कर रही है इसका मतलब 1/n² ले लो, ये कन्वर्जेंट होती है। डाइवर्ज कर रही है इसका मतलब 1/n ले लो। देखिए डाइवर्ज कन्वर्ज कुछ भी चीज़ दी जाती है, आप बिल्कुल सिंपल से रूल लीजिए, 1/n और 1/n², और भी है -1/, तो कुछ डाइवर्जेंस कुछ डाइवर्जेंट सीरीज याद होनी चाहिए, कुछ कन्वर्जेंट सीरीज याद होनी चाहिए, जिससे हम कभी एग्जाम्पल बनाए तो वो याद आ जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये काम आ जाती है बेसिकली, ठीक है। तो 1/n², 1/n, ठीक है, कन्वर्जेस, वो सॉरी 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 कन्वर्जेस नहीं लिखना है, वो तो आपको प्रूव करना था कि क्या ये कन्वर्ज कर रही है, बट हम तो कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढ रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1/n कॉमन आएगा, तो 1/n + 1। अब आप क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन टेस्ट यूज कर दो। कंपेरिजन टेस्ट यूज करेंगे, दिस इज सॉरी फ्रेंड्स, तो कंपेरिजन टेस्ट यूज करेंगे तो ये क्या आ गया, कंपेरिजन टेस्ट यूज करके दिस इज गोज टू 1। बात समझ में आ रही है, क्योंकि दिस इज 0, दिस इज 1 विच इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, और द नेचर ऑफ दीज टू सीक्वेंसेस या फिर द नेचर ऑफ दीज टू सीरीजेज इज सेम, और इस सीरीज का नेचर होता है डाइवर्जेंट, और आपको दिखाना था कन्वर्जेंट, दैट मीन्स दिस इज ए फॉल्स ऑप्शन। बात समझ में आ रही है आपको? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये समझ में आएंगी जब तक ही मज़ा आएगा, अदरवाइज़ रियल में फिर बोर होने लगते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बी ऑप्शन को फॉल्स दिखा दिया, सी को फॉल्स दिखा दिया, डी को फॉल्स दिखा दिया, इसी वजह से जो फर्स्ट ऑप्शन था वो ट्रू आ गया था, मतलब हमारा जो हमने जो एग्जाम्पल बनाया था वो उसको डिस्कार्ड नहीं कर पाया था, बिकॉज वो ट्रू ऑप्शन था। बात समझ में आ रही है? तो इसी वजह से हमने उसको नहीं कहा था उस टाइम पे कि वो सही है, बट हमने जब 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर लिया तब मैं कह रहा हूँ वो सही है, ठीक है। तो आप ये सोचते हैं कि एक ही बार में आपको ट्रू पता चल जाए, तो दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो यदि आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो आप टाइम टेकिंग ले सकते हैं। मतलब ये होता है बेसिकली एमएससी एंट्रेंसेस जब आप देने जा रहे हैं, लाइक BHU है, DU है, SCU है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट आप तभी कर सकते हो जब आपके पास कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स है, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि थ्योरम्स के थ्रू जाओगे तो आप 5 से 10 मिनट इसी क्वेश्चन पे दे दोगे। ऐसा ज़रूर है कि हमने भी 5 to 6 मिनट्स लिया होगा, आप देख सकते हैं, बट वो आपको समझाने के लिए। वैसे इस क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा दे रहे हो तो वो आपका लॉस है और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। आपसे पूछा क्या गया था, हाँ इस ट्रू ऑप्शन पूछा गया था, तो फर्स्ट ट्रू है। चलिए देन 80 नंबर क्वेश्चन भी बात करते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन पे आपका पूछा गया था, एक सीरीज दी गई है फैक्टोरियल 2n अपॉन
फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये बताना था क्या ये डाइवर्ज करेगी, क्या ये कन्वर्जेस टू 1 है, क्या ये कन्वर्जेस टू 1/2 है, क्या ये कन्वर्जेस टू 1/7 है। तो आप फटाफट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत इजी सीक्वेंस थी, कुछ ज़्यादा नहीं था। इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ समेशन ए एन से। तो ए एन की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई आपकी, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n रेज टू द पावर 2। बस समझ में आ गई। यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ रेशियो टेस्ट। आप कोई भी टेस्ट लगाओ जो भी आप जानते हो, मैं रेशियो को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैं रेशियो लगाना चाहता हूँ। बट रेशियो में भी एक दो रूल्स ऐसे हैं, लाइक बहुत सारे लोग यूज करते हैं कि ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, बट मैं यूज करता हूँ ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। तो आप कोई सा भी रेशियो टेस्ट यूज करो, चाहे वो वाला चाहे ये वाला, बट ये है कि कंडीशन रिवर्स कर देना। इसमें क्या होता है कि ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन में होता है कि यदि लेस देन बनाएगा तो सी जी टी हो जाता है, मतलब कन्वर्जेंट। यदि ग्रेटर देन बनाएगा तो डी जी टी हो जाता है, मतलब डाइवर्जेंट। बट आप जब उल्टा यूज करोगे तो उसमें ये कंडीशन भी उल्टी हो जाएंगी, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ओके, तो अब मैं चलता हूँ और मैं अब इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो ए एन प्लस 1 ऊपर जब आप रखोगे तो ये आएगा 2n+2। बात समझ में आ गई। जब 2n+2 और नीचे आएगा n+1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे जब आप ए एन की वैल्यू नीचे रखोगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 2n, और जब ऊपर रखोगे तो फैक्टोरियल n की होल रेज टू पावर 2। आई थिंक आपको वहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो आप खुद पुट करिए। मैंने जो पुट कर रहा हूँ वो पुट कर रहा हूँ ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन में इसी की वैल्यू को, तो आई थिंक ये आप कर लोगे। आप कैलकुलेशन करते हैं तो 2n+2 ये बाहर आएगा, 2n+1 बाहर आएगा, और ये फैक्टोरियल 2n बचेगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से ऐसे ही n+1 को आप जैसे ही बाहर निकालोगे तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा और बचा हुआ ये कट जाएगा। बात समझ में आ गई। अब एक और चीज़ कि यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आप कराओगे, ठीक है, वेरी, और यहाँ पे भी आप करा दो, ठीक है। तो जब आप कराओगे तो यहाँ से आप क्या लोगे, n कॉमन लोगे, और यहाँ से भी n कॉमन लोगे, विच इज़ n²। ठीक है, तो 2 प्लस 2/n, और यहाँ पे आप लोगे 2 + 1/n। ऐसे ही आप नीचे लो तो यहाँ से n² कॉमन इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो n² से n² कट गया, और जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कराओगे तो यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर भी 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, विच इज़ 4। और 4 जो है वो 1 से ग्रेटर देन होता है, और 1 से ग्रेटर देन पे हमने क्या बताया, डाइवर्जेंट। तो इस सीरीज़ जो आपको दी गई है ये क्या हो गई आपकी, डाइवर्जेंट हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और इसका आंसर जो आपका आ गया है वो आ गया आपका डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज। Okay, then we move on the another question, which is 19 number question. Okay, this question is very easy question, because एक डायरेक्टली स्टेटमेंट पे बेस्ड था, n बराबर 2 to infinite, और ये जो आपको दिया गया था वो n log n रेज टू द पावर 4। ठीक है, और इस बात समझ में आ रही है। तो ये बेसिकली क्या था, देखो मैं एक आपको सीरीज लिख के दे रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिए कि 1/n log n की पावर p जब भी दी जाती है, और इस सीरीज को आपको n जो वेरी कर रहा है वो n बराबर 2 to इन्फिनिटी करेगा। वाई n बराबर 1 क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। n बराबर 1 जो होता है log 1 0 हो जाता है, और 1/0 इन्फिनाइट होता है। ठीक है, तो फिर तो शुरुआत में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एग्जिस्ट कराने के लिए n बराबर 2 से ये रन करेगा। ठीक है, अब बात आती है ये p। तो ध्यान रखिएगा, जब भी p इज़ ग्रेटर देन 1 होगा ये हो जाता है कन्वर्जेंट, और जब भी p जो होता है वो लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये हो जाता है डाइवर्जेंट। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो p है वो क्या है, p इज़ ग्रेटर देन 1, बिकॉज ये 4 है, तो यहाँ पे आप सीधा कहेंगे कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो आप सीधा ए ऑप्शन इज ए ट्रू ऑप्शन। बात समझ में आ गई। तो 20। अब ये कैसे आता है, तो इसके लिए मैं यदि आप घर पे चेक करना चाहें कि सर ये कैसे कन्वर्जेंट आ गई, मेरे को तो वेरिफिकेशन चाहिए या फिर थ्योरम कोई यूज है क्या नहीं है, तो इसमें आप लगाइए कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, यदि आपको यूज़ करना नहीं आता है तो आप हमारे ग्रुप से पूछ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये सॉल्यूशन वीडियो है, तो हम वो चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आपको पेपर में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अदरवाइज हर चीज़ बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है, इसको आप यूज़ करो, बहुत सिंपल सा है, हल तुरंत आंसर आ जाएगा 3 लाइन में। ठीक है, चलिए तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन इज ऑल्सो इज वेरी इजी क्वेश्चन, विच इज़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। आपको कहा जा रहा है n रेज टू पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और 1/n। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं, एक कॉची क्राइटेरिया होता है या कॉची थ्योरम्स, आप कुछ भी कहो,
और उसके थ्रू आप बता पाते हो कि ए एन का की पावर 1/n का जो नेचर होता है वही ए एन के नेचर हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? ये आपने थ्योरम पढ़ी होगी। कुछ लोग इसको कॉची क्राइटेरिया कहते हैं, कॉची क्राइटेरिया 1, कॉची क्राइटेरिया 2, या फिर कुछ लोग इसको थ्योरम्स में भी बताते हैं। तो आपके इंस्टीट्यूशन में जैसा कुछ बताया गया है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और तो मैं यहाँ पे वही वाला फॉलो कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसको मैं ए एन की पावर 1/n मान लेता हूँ। तो हमारे लिए जो ए एन होगा वो क्या हो गया, एन की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। ओके, अब मैं यहाँ पे, आप ये भी जानते हो कि कॉची रूल में क्या होता है। कॉची रूल में जो बेसिकली इसका नेचर होगा वही ये फॉलो करेगा। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ए एन प्लस वन बाई रावीज टेस्ट, आप देख सकते हो, या फिर ओ सॉरी रावीज नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, रेशियो। तो बेसिकली इसका जो नेचर होगा वो इसका हो जाए, ये भी एक कॉची क्राइटेरिया है। ओके, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। ओके, तो ए एन प्लस वन क्या हुआ, एन प्लस वन रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन। दिस इज योर ए एन प्लस वन अपॉन, अब ए एन आप जब रख रहे हो तो एन टू द पावर एन, और इसको जब ऊपर ले जाओगे दिस इज एन। ओके, तो ये कॉची क्राइटेरिया से ये सब चीज़ें हो रही हैं कि जो नेचर इसका होता है बेसिकली वही इसका होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे जब आप ये करोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एन प्लस वन पावर को एन प्लस वन एक बाहर निकाल लेता हूँ, और वो यहाँ पे जब देखो एन प्लस वन एक यहाँ से निकाला तो ये एक फैक्टोरियल के साथ एन प्लस वन में जोड़ूंगा तो ये एन प्लस वन बन गया। ठीक है, और नीचे एन प्लस वन फैक्टोरियल था और यहाँ पे एन की पावर एन था, तो ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया और मैं पूरे के अपॉन में एन प्लस वन के अपॉन में एन ले गया और पावर ऊपर होल कर दिया। ठीक है, अब मैं डिवाइड दूंगा तो 1 + 1/n आ गया और विच इज एन आ गया। और मैंने अभी बताया था ये कन्वर्ट करती है ई पे। तो दिस सीक्वेंस जो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें जो नेचर निकालना था वो लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी पे निकालना था इसका, तो इसका नेचर जो होगा वही इसका नेचर होगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है वो ई पे कन्वर्ट कर रही है, इसका मतलब वो सीक्वेंस भी आपकी जो करेगी वो ई पे कन्वर्ट करेगी। द आंसर इज वी ऑप्शन। आई थिंक यू गॉट द आंसर। तो नेक्स्ट बात करते हैं 20 नंबर 1 पे। 20 नंबर 1 इज ऑल्सो अगेन ए गुड क्वेश्चन, जिसको आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने इसको गलत किया है, और वो ये कि क्वेश्चन पढ़ा नहीं ढंग से। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पढ़नी चाहिए थी। फॉर एन इज़ ग्रेटर देन 1, और आपको डिफाइन किया गया है कि ए एन प्लस वन जो है वो आपको एक ए एन बी एन के रूप में डिफाइन किया गया है, और आपसे कहा जा रहा है वी एन प्लस वन जो है उसको भी डिफाइन किया गया है ए एन प्लस बी एन अपॉन 2। ठीक है, अब आपसे ये कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बट आपने ट्रू लगा के आ गए और हमसे कह रहे हो सर आपने गलत क्वेश्चन दिया है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, बट कोई नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए बहुत सही वे में। तो यहाँ पे आप इसको देख के क्या कह रहे हो और इसको देख के क्या कह रहे हो, तो आपको बता दूँ दिस इज ए जीपी फॉर्म, दिस इज एन एपी फॉर्म। तो आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मैं निकालना चाहूँ A2, तो A2 कैसे निकालूंगा, A1 B1, और ऐसे ही मैं निकालना चाहूँ B2 तो कैसे निकालूंगा A1 + B1/2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। दिस इज एपी फॉर्म, दिस इज जीपी फॉर्म। मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो दिस इज 0, दिस इज A1 और दिस इज B1। ठीक है, तो यहाँ बीच में जो आएगा वो B2 आएगा, और क्योंकि AM जो AP होती है या फिर AM होता है उससे हमेशा GM छोटा होता है, तो जो भी आपका हो। ठीक है, तो दिस इज लाइक A2। बस समझ में आ गई। अब फिर से आप जब लगाएंगे तो बीच में आएगा B3 और इसके बगल में आएगा A3। ऐसे फिर से लगाओगे तो यहाँ B4 फिर A4। तो यहाँ से आप क्या निकाल पा रहे हो, तो यहाँ से आप ये निकाल पा रहे हो कि A1 A2 A3, इसका मतलब क्या आ रहा है, तो AN जो है वो इंक्रीजिंग है, अब B1 B2 पीछे जा रही है, इसका मतलब BN जो है वो डिक्रीजिंग है। बात समझ में आ गई। अब बात आती है बाउंडेड है या नहीं। A1 जो सीक्वेंस है पूरी सीक्वेंस देखो ध्यान से B2 से पीछे ही है, इसका मतलब AN जो है 0 और B2 के बीच में ही है, इसका मतलब बाउंडेड हो गई। अब BN के बारे में बात करते हैं। BN जो है B1 ये रहा, ठीक है, और ये हमेशा A2 से ले लो, वैसे तो A2 से मान लो। ठीक है, तो A2 से सब कैसे हैं, सब पीछे हैं, मतलब सब बड़े हैं, तो इसका मतलब A2 भी बाउंडेड बिलो हो गया और B1 से बाउंडेड एबव हो गई, तो इसका मतलब ये भी बाउंडेड हो गई। बात समझ में आ गई। इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड मतलब मोनोटोन प्लस बाउंडेड कन्वर्जेंट, ये आपको पता है। तो AN और BN दोनों क्या हो गए, कन्वर्जेंट हो गए, बात खत्म। अब बात करते हैं क्या ये सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं या फिर नहीं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जब जाएंगे और गहरा आप ले जाओगे तो ये सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर जाएंगे। बात समझ में आ गई। और एक थ्योरम भी होती है तो उससे भी आपको निकल आ जाता है, बट इसका नेचर आप ऐसे ही देखते जाओ तो एकदम सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेंगे, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, तो सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेंगे।
ओके, अब पढ़ते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में कहा जा रहा है द फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी एन कन्वर्जेस बट द लिमिट्स आर नॉट इक्वल। लिमिट्स आर नॉट इक्वल, और आपको बताना चाहे तो ये ऑप्शन क्या हो गया, लिमिट्स आर नॉट इक्वल बट आपकी जो लिमिट्स आपने बताई सेम आएंगी, तो दिस ऑप्शन इज फॉल्स। और आपसे यही पूछ रहा था कि नॉट ट्रू कौन सा है, और यही नॉट ट्रू हो गया, तो दिस ऑप्शन इज राइट। अब बचे हुए देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ए एंड बी एन कन्वर्जेस एंड द लिमिट्स आर सेम, तो ये ट्रू है, तो ये फॉल्स हो गया। सी ऑप्शन बी एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो बी एन डिक्रीजिंग है, ट्रू हो गया, देन फॉल्स हो गया। डी ऑप्शन ए एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जो डी ऑप्शन था वो ए एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग दिख रही है। ओके, तो आपका क्या आ गया, ये भी ट्रू आ गया, इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। बात समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। तो 22 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं 22। तो 22 जो है, लेट ए एन जो है, ए एन को आपको दिया गया है बी एन प्लस वन अपॉन बी एन। ठीक है, आपको ये दिया रखा है वेयर वी वन की वैल्यू 1 है और वी टू की वैल्यू 1 है। ठीक है, और आपको एक कंडीशन दे रखी है वी एन प्लस टू इज इक्वल टू बी एन प्लस बी एन प्लस वन। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन है। आपको फाइंड आउट करना है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिकली बात यह है, जो नीचे आपको ये इक्वेशन दे रखी है, आपको इसमें ए एन लाना है, आप कैसे लाओगे, दिस इज योर टास्क। तो आप इसे कैसे सोच पा रहे हो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ए एन क्या है, ए एन को हम किस टाइप से लिख रहे हैं, बी एन प्लस वन अपॉन बी एन, मतलब यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। तो यदि आप बी एन का डिवाइड लगाओगे तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे बी एन लिखता हूँ, तो यहाँ पे एन और एन प्लस टू में 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे ए एन नहीं बनेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम सब जगह वी एन प्लस वन का डिवाइड लगाते हैं, तो यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, तो इसका डिवाइड दो, तो बेसिकली क्या बन गया, ए एन प्लस वन बन गया। ठीक है, बी एन अपॉन बी एन प्लस वन, और ये तो कटी क्या, तो 1, और मैं मान लेता हूँ जो ए एन है वो कन्वर्ज कर रहा है एल पे। बात समझ में आ गई। तो ये तो ए एन प्लस वन भी कन्वर्ज कर जाएगा एल पे, और ए बी एन अपॉन बी एन प्लस वन, ये देखो इस चीज़ का क्या है, रिवर्स ही तो लिखा हुआ है, तो इसका रिवर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन ए एन लिखा हुआ है, तो प्लस वन। दिस एम्प्लाइज एल प्लस सॉरी एल इज इक्वल टू 1/l प्लस वन। ठीक है, दिस एम्प्लाइज एल का करो तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एल, थोड़ा और बढ़ाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एल को थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में बना देते हैं क्वाड्रेटिक, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसकी एल की वैल्यू निकालोगे तो माइनस वन प्लस माइनस सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इज तो 1, दिस इज 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे आंसर आया 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। बट अब आपको ये भी देखना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, बट यहाँ पे आप ये फंस गए जाके सी, और देखो आपका बी और सी तो गलत हो गया क्योंकि उसमें रूट 3 आ रहा था, बट रूट 5 अब ये प्लस का आएगा कि माइनस, वो तो ए और ए होगा कि बी होगा, इसमें आप फंस गए। बट आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक कंडीशन भी गिवन थी कि b1 जो है वो पॉजिटिव है, b1 जो है वो 1 है, b2 जो है वो 1 है। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ए एन के सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। बात समझ में आ रही है, और आप ए एन को आप एल लेके चले थे। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये पॉजिटिव पे ही कन्वर्स करेगा, नेगेटिव पे नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ए एन जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंसेस है। तो जब आप माइनस साइन लोगे तो ये माइनस टर्म आने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए माइनस को हम नेग्लेक्ट करेंगे और 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन चूज कर लीजिए कौन सा है, आई थिंक डी ऑप्शन है, तो आप देख लीजिएगा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। अब बात आते हैं 23 पे। 23 इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस डॉट डॉट अप टू 1/2n। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और इस ये जो मेथड होता है इसको मैंने अपने वेक्टर्स इंटीग्रल कैलकुलस की जो लेक्चर सीरीज आपको फ्री प्रोवाइड करा रखी है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जाके पूरी देख सकते हैं। इसका एक फुल्ली वीडियो बनाया हुआ है इस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस मेथड पे, तो वो आप देख लीजिएगा। तो इस पर आप करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये देखिए अंदर एक समीशन फॉर्म लिखी हुई है, वो कैसे है n प्लस आर। और देखो r कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r बराबर 0 टू n। कैसे, जब r बराबर 0 रखोगे तो ये आ गया, r बराबर 1 रखोगे ये आ गया, r बराबर n रखोगे तो फिर तो ये कैसे बन गया, n अपॉन n प्लस वन। ठीक है, 1 अपॉन n प्लस n लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ समीशन फॉर्म में। तो इसको एक मेथड कहते हैं,
और इसमें क्या करना होता है कि 1/n बाहर निकालना होता है। तो जब मैं 1/n निकाल सकता हूँ क्योंकि समीशन तो आर पे रन है, तो नो इशू, क्योंकि एन कॉन्स्टेंट का वर्क करेगा। तो r/n, तो ये फॉर्म बनानी होती है, अंदर r/n, बाहर 1/n, लिमिट लगी होनी चाहिए, r को वेरीज होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है वहाँ वीडियो में जाके, तो क्या रेस्ट्रिक्शन होता है, क्या कंडीशन होती है। इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ मोटा मोटा कि ये जो समीशन है वो इंटीग्रल बन जाता है। इसकी जो लिमिट्स हैं ये r/0 और r/n तक जा रही है, इसको रखना तो इस टर्म में r/n में रखना होता है। तो n r/0 आप जब इधर रखोगे तो ओवरऑल 0, तो लोअर मिड 0। जब आप n रखोगे तो n/n दिस इज 1। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या करना होता है, इसको रखो 1/1 प्लस r/n की जगह आप रखो x। ध्यान रखना इसको हमें पुट करना होता है x, और ये 1/n और ये सब की जगह रखना होता है dx। ठीक है, तो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म। तो बेसिकली ये एक लिमिट समीशन फॉर्म को एक इंटीग्रल फॉर्म में बदल देता है। अब बात करते हैं log 1/1 प्लस एक्स, बिकॉज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/1/x इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। और जब आप इसकी लिमिट लगाएंगे 0 to 1 और फिर इसमें पुट करेंगे तब क्या आता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो 0 to 1 और आप जब पुट करेंगे तो दिस इज log 2 माइनस log 1, log 1 इज 0, तो log 2 इज योर आंसर, और विच इज सी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी सारी। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, ओके दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बस देखने में थोड़ा सा अलग है। तो 1 + n raised to the power 100 e raised to the power -n, ओके, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, देन द सीक्वेंस an इज, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि एवरी पॉलिनोमियल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो टर्म होते हैं उससे हमेशा जो है पॉलिनोमियल हमेशा लेस देन होते हैं। तो यहाँ पे हम an को किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि n+1 raised to the power 100 और पॉलिनोमियल को ले जा रहा हूँ नीचे। बात समझ में आ गई। तो आप जानते हैं जब एक्सपोनेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ज़्यादा है पॉलिनोमियल कम है, तो जब हम इसका रेशियो पॉलिनोमियल अपॉन एक्सपोनेंशियल निकालेंगे तो ये हमेशा लेस देन बनाएगा। तो बेसिकली इसका जो रेशियो है ये हमेशा लेस देन बनाएगा। ये कंपैरिजन से बहुत इजीली, वैसे ये बहुत टफ क्वेश्चन है, अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो ये बहुत टफ होगा और आपको मे भी कर भी नहीं पाओ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो अब बात करते हैं ये चीज़ कैसे होगी। तो समझ में आई कि नहीं आई। ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे एक्सपोनेंशियल है, जब आप डिवाइड दोगे तो दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। और आप जानते हो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे यदि कोई चीज़ 1 से लेस देन है, मतलब लेस देन 1 है, तो उसका जो वैल्यू हो जाता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, ये आप सभी जानते हो। तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी पे दिस इज गोज टू 0। ठीक है, 1 पे तो ये सही है ही, और इन्फिनिटी पे 0 हो गई, तो इसका मतलब ये बाउंडेड है और कन्वर्ज ही कर रही है। ठीक है, तो कन्वर्जेस टू 0, क्योंकि कोई सीक्वेंस है वो यूनिक, उसके पास यूनिक लिमिट है, तो वो कन्वर्जेंट भी हो जाती है, बस वो बाउंडेड भी हो। ठीक है, तो ये बाउंडेड है एंड कन्वर्जेस है और कन्वर्जेस टू 0 है, तो ये आपका आंसर हो गए। बहुत सिंपल था, कैसे कि बाउंडेड हमने पहले डिसाइड कर लिया और ये कन्वर्ज कर रही है सिंगल लिमिट पे, तो ये कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन अनबाउंडेड फॉल्स, सेकंड ऑप्शन बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट फॉल्स, सी ऑप्शन बाउंडेड कन्वर्जेस टू 1 फॉल्स, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इजीली सा। एंड देन वी मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन विच इज 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन इज लिटिल बिट इजी क्वेश्चन, और सॉरी लिटिल बिट मीडियम क्वेश्चन, नॉट इजी। तो आपसे कहा जा रहा है कि ए एन एक सीक्वेंस है, बी एन एक सीक्वेंस है और बोथ आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, और ये कन्वर्ज जो कर रही है, ए एन कर रही है एल पे, बी एन कर रही है एम पे। बात समझ में आ गई। अब आपको एक सी एन सीक्वेंस डिफाइन की जा रही है, वो कैसे है कि ए एन प्लस एम और बी एन प्लस एल। ठीक है, और जिसमें जो है वो एन इज ऑड और यहाँ पे इवन। तो ये आपकी एक सीक्वेंस है, कैसे ए एन जो है वो एल पे कन्वर्ट कर रही है, बी एन जो है वो एम पे कन्वर्ट कर रही है, बोथ आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब सी एन को इस तरीके से उसने डिफाइन किया है कि ए एन प्लस एम, बी एन प्लस एन इज ऑड, एन इज इवन। तो अब आप क्या करोगे। ठीक है, तो सी एन के ऊपर सारी रेस्ट्रिक्शन पूछी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी एन इज ए कॉची सीक्वेंस बट नॉट कन्वर्जेंट, तो ये तो देखो फॉल्स ही हो गया। यदि कोई कॉची होगी तो वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही फॉल्स हो गया। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स। तो बी ऑप्शन सी एन इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, तो सी एन जो है वो बाउंडेड है क्या,
ये आपको देखना है और कन्वर्जेंट ना हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन, और मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूँ कि ए एन जो है वो भी 1/n है, बी एन जो है वो भी 1/n है, दिस इज गोज टू जीरो, दिस इज गोज टू जीरो, तो ये हो गया एल और ये हो गया एम। तो बेसिकली ए एन और बी एन को दोनों को 1/n सीक्वेंस ले लिया है मैंने, एल और एम दोनों जीरो हो गए हैं। तो अब ये पूछ रहा है क्या सी एन इज़ बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट। आप जानते हो कि ए एन जो है वो कन्वर्जेंट है, मतलब 1/n कन्वर्जेंट होती है, तो ए एन बी एन कन्वर्जेंट है और एल और एम लिमिट्स हैं। तो अब वो कह रहा है सी एन इज़ बाउंडेड, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड तो होती है, क्या ये कन्वर्जेंट नहीं होती है? मतलब आप यहाँ पे 1/n+0 करोगे, यहाँ पे 1/n+0 करोगे, तो इवन लो चाहे ऑड लो, सीक्वेंस तो 1/n ही रही सी एन के लिए, तो दिस इज ऑल्सो सी एन, ठीक है। तो ये बाउंडेड भी होती है, कन्वर्जेंट भी होती है, तो बी ऑप्शन इज फॉल्स। और सी ऑप्शन पे कह रहा है सी एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सी एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो मैंने ये कह लिया कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस यही ले ली, तो ये सी एन कन्वर्जेंट आ रही है। और वो ये कह रहा है कन्वर्जिंग टू एल प्लस एम, तो ये सीक्वेंस जो है वो जीरो पे कन्वर्ज करती है, और आप यदि एल और एम को ऐड करो तो वो भी जीरो है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन इससे तो सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये गलत तो नहीं हो रहा है। तो डी ऑप्शन पे आते हैं, उसके बाद सी पे लौट के आएंगे यदि डी भी नहीं समझ में आया तो, ठीक है। तो सी एन हैज़ टू सब सीक्वेंसेस, मतलब टू सब सी एन हैज़ ओनली टू कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। मतलब जैसे आपने 1/n लिया सी एन के पास, इसके पास सब सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हैं वो कितनी होंगी? 2 ही होंगी, ऐसा तो नहीं है। तो मैं बनाना चाहूँ 1/2n, ये भी कन्वर्जेंट है। मैं बनाना चाहूँ 1/3n, 1/4n, तो ये तो निरी हैं जितने आपके पास चॉइसेस हैं, काउंटेबल हैं ये तो 2 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपसे कहा था कि सी एन के पास ओनली 2 सब सीक्वेंस हैं जो कन्वर्जेंट है, बट ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे तो मैंने बहुत सारी बना दी जो कि कन्वर्जेंट हैं और वो सब सीक्वेंस हैं 1/n की। तो इसका मतलब आपने ए ऑप्शन फॉल्स, बी ऑप्शन फॉल्स, डी ऑप्शन फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑप्शन जो हुआ वो सी ऑप्शन ट्रू हो गया। और उसने, देखो ध्यान से देखोगे तो उसने फॉलो भी कर दिया था। यदि जो ट्रू ऑप्शन होगा ना वो आपके एग्जाम्पल से डिस्कार्ड नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। वो बस ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू ही हो, मतलब हम उधर नहीं कह सकते। जब हम 3 डिस्कार्ड कर लेंगे 3 ऑप्शन को, तब हम कहेंगे कि वो जो ऑप्शन है वो ट्रू है, ठीक है। क्योंकि 3 गलत हो गए तो अब सिंगल, यदि क्वेश्चन सही है तो वो फिर हो गई। अब बात आती है कि इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। वो मेथड का नाम मेरे को, देखो सोचता हूँ, बट वो मेथड ये है बेसिकली अरे एक मिनट दीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा लोडिंग चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस पीसी इशू। तो सी एन बेसिकली आपको क्या दे रखा था, ए एन प्लस एम, बी एन प्लस एल। तो ये आपको ऊपर वाला है ऑड के लिए, नीचे वाला है इवन के लिए, ठीक है। तो ये आपको ऐसे देख सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ ये नाम याद आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस का यूज़ करके भी इसे आप कर सकते हो। कैसे करोगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस का यूज़ करके? देखो ऊपर वाला ऑड सीक्वेंस है, नीचे वाला इवन पे आएगा। ध्यान से रखो, ए एन जो कन्वर्ज कर रहा है, आपको गिवन है कि ए एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो बेसिकली ये एल हो गया, ये कर रहा है एम पे, ठीक है। तो जब ओवरऑल सीक्वेंस आप देखोगे तो इसको आप मान लीजिए एक सीक्वेंस, इसको आप मान लीजिए, तो ये एक सब सीक्वेंस है, ये एक सब सीक्वेंस है। और यदि ये कॉम्प्लीमेंट्री आप ले लोगे तो ये भी एल प्लस एम पे कन्वर्ज कर रही है, और नीचे वाली भी सीक्वेंस, दोनों सब सीक्वेंस एल प्लस एम पे कन्वर्ज कर रही है। यदि आप ऐसी सीक्वेंस ए एन को ऐसा चूज करो कि ये दोनों जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए, बात समझ में आ रही है? मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का कैसे आप इसमें यूज करोगे वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का यूज करके, तो उधर से आप वे भी आप इसे कर सकते हैं। तो आप ऐसे बनाइए कि ये और ये जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बन जाए। तो बेसिकली ए एन जो है वो एल पे कन्वर्ट कर रहा है, बी एन जो एम पे कन्वर्ट कर रहा है, तो ओवरऑल ऊपर वाली सीक्वेंस भी एल प्लस एम पे करेगी, नीचे वाली भी एल प्लस एम पे करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी एन है वो भी एल प्लस एम पे कन्वर्ट करेगा, और सी एन भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि जो उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हैं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस हैं, वो आपकी सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रही हैं, तो वो कन्वर्जेंट होती है। और वो जो सीक्वेंस होती है और वो भी उसी लिमिट पे कन्वर्ज करती है। तो वही ये चीज़ दी गई है। इससे भी आप डायरेक्टली कह सकते हो, फिर इससे आपको डिस्कार्ड करने की नीड नहीं पड़ेगी।
तो आप इससे कहोगे डायरेक्टली सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई थिंक आज का जो सेशन है वो यहीं फिनिश होता है, क्योंकि मैंने 13 से स्टार्ट किया था एंड 25 तक आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस करके दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब वगैरह ये कहने की बात नहीं होती है, बट आप अपने आप ही करिए। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, यदि ये प्राइवेट नहीं है तब। ठीक है, या आई थिंक बहुत दिन बाद, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे इसे पब्लिक होने में। ठीक है, तो वो सभी के लिए फ्री ही रहेगा, तो आप देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा दिनों के लिए ही पेड है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। और आप परेशान मत होइएगा, सॉल्यूशन वीडियो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, बिकॉज डिपार्टमेंट में कुछ काम चल रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत बिजी चल रहे हैं अभी। और आप मानेंगे नहीं कि ये वीडियो भी अभी मैं देखूँ तो टाइम 4 o'clock हो रहा है रात का, और उस टाइम शूट हो रही है, बिकॉज ऑफ योर रिक्वेस्ट वगैरह बहुत आ रही थी कि सर एक तो बना दीजिए। तो आई थिंक चलिए एक बना देते हैं आज, एंड बस 1-2 दिन का बात है, उसके बाद डोंट वरी, हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों को सारी वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि वीडियोस सॉल्यूशन बनाने में कोई इशू नहीं है हम लोगों को। ठीक है, आप बस अब अच्छे से पेपर दीजिए, और आपके जो डाउट्स हैं वो अपने पास रखिए, कि आपको कहाँ डाउट्स हैं वो टिक कर लीजिए। जब आपका वीडियो सॉल्यूशन आएगा तो आपको एक एक डाउट्स आपके क्लियर करके दूंगा मैं। ठीक है, मैं खुद आप अपने मन से भी बनाता भी हूँ डाउट्स, कि आपके कहाँ डाउट्स हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है एक्सपीरियंस उसी का नाम होता है जो खुद आपको पता कर ले कि कहाँ पे आपको डाउट्स हो सकता है। और इस वीडियो में मैंने बहुत सी जगह वो डाउट्स पकड़े भी हैं कि आपको कहाँ डाउट होगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।